हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था सॉल्यूशंस चैप्टर का थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारा हो चुका है। लेक्चर नंबर 9 में बोला था, आपको याद होगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में जाते जाते मैंने आपको बोला था, अगर नहीं बोला हो तो सॉरी, अभी बोल रहा हूँ। पहले मैंने कभी तो बताया किसी लेक्चर में कि सारे फॉर्मूला का लिस्ट बना लीजिए प्लीज़। अगर आपने इस लेक्चर में आने के पहले आपके बाजू में हाथ में लिस्ट नहीं है तो इस वीडियो को कीजिए पॉज, नोटबुक खोलिए। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 9 लेक्चर्स में जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सॉल्यूशन चैप्टर ऐसा लिख लिया। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने जिसने पहले से लिख के रखा होगा वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही कैरी ऑन कीजिए। जिसने नहीं लिख के रखा था उसने वीडियो को पॉज किया, सारे फॉर्मूले का लिस्ट बनाया और फिर वापस वीडियो रीजॉइन कर लिया। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सब क्वेश्चन जो है वो कॉपी किया मैंने, बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप भी वही क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा और शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये जो जो वैल्यूज है उनको मैंने सर्कल किया हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं है। ए 0.1 मोलाल, स्मॉल m का मतलब है मोलालिटी इज गिवन टू यू। A 0.1 molar solution of K2SO4 in water has a freezing point of -4.3 degrees Celsius. What is the value of Van 't Hoff factor if Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole? ये किसका वैल्यू है? Kf का, ठीक है। What is the value of Van 't Hoff factor मतलब क्या पूछा है? I पूछा है, ठीक है। 0.1 मोलाल सॉल्यूशन मतलब मोलालिटी इज गिवन टू यू, ओके। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको मैं सिंबल दूंगा TF, ठीक है। अब पूछा क्या है? I, वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू, डेल्टा TF कैसे निकालते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन देख के इसमें TF का वैल्यू दिया है, इसमें से क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं TF नॉट, अच्छा वाटर है K2SO4 इन वाटर मतलब वाटर इज द सॉल्वेंट। TF नॉट मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज, तो ये वैल्यू TF नॉट मालूम है, ये TF मालूम है, ये दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे। वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसमें से क्या माइनस करना है, ये याद करने का जरूरत नहीं है। वैल्यू देख लो और पता पड़ जाएगा। डेल्टा TF हो या डेल्टा TB, उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, उस डिफरेंस का, उन दोनों के डिफरेंस का। TF नॉट का वैल्यू है 0, TF का वैल्यू है -4.3। 0 माइनस ऑफ -4.3 कितना आएगा? 0 माइनस ऑफ -4.3 कितना आएगा? +4.3 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, किसी टेम्परेचर को अगर आप डिग्री में लोगे चलेगा, केल्विन में लोगे चलेगा, दोनों में वैल्यूज में फर्क है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। पर अगर दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज अगर मैंने डिग्री सेल्सियस में लिया है और वही दो वैल्यूज को अगर मैं केल्विन में लूंगा, डिग्री सेल्सियस में उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और केल्विन में जो होगा डिफरेंस, वो दोनों सेम वैल्यूज होंगी। मतलब डिफरेंस के टाइम पे यूनिट का कोई टेंशन नहीं है, वो चीज मैं नीचे लिख देता हूं। मतलब डेल्टा TF को मैं क्या लिख रहा हूं? 4.3 डिग्री सेल्सियस को 4.3 केल्विन लिख रहा हूं। अब ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को Kf फॉर वाटर इज गिवन इन 1.86 केल्विन kg पर मोल, मतलब इसका यूनिट केल्विन है, तो मेरे को यहाँ पे केल्विन लिखना चाहिए, वरना आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा और वो मैं होने नहीं देना चाहता, आपके साथ भी और मेरे साथ भी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आपको पूछिए वैल्यू I की। अब क्या करेंगे? वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू डेल्टा M, सॉरी M, डेल्टा M नहीं, गलती से बोल दिया। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। मेरे को I का वैल्यू निकालने का रहेगा बच्चों, तो मैं क्या करूंगा? I का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर I इज इक्वल टू डेल्टा TF,
KF और M को उस साइड भेज दो, बात खत्म। KF इंटू M। अगर आप ध्यान से देखो, I LHS पे अकेला है, RHS पे कितने टर्म्स है? डेल्टा TF है जिसका वैल्यू आपको मालूम है 4.3 केल्विन, KF है जिसका वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल मालूम है, मोलैलिटी 0.1। सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी, आंसर निकालना है। समझ गए क्या? देखो क्या आएगा, डेल्टा TF 4.3, KF 1.86 इंटू मोलैलिटी कितना है 0.1। इनको सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ? आई का वैल्यू मिल जाएगा ना आपको फाइनली, 4.3 अपॉन 1.86 इंटू 0.1। देयरफॉर फाइनल आई इज इक्वल टू कितनी आ रही है वैल्यू, चेक करो और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। बच्चों याद रखना, हर क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कीजिए ताकि मेरे को भी पता पड़े कि मेरे बच्चों को बातें, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ये वाला न्यूमेरिकल का आंसर मेरे को क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 आंसर आई इज इक्वल टू दिस, ऐसा वैल्यू भेजिए मेरे को, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। हेलो बच्चों, ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला न्यूमेरिकल सारा लिख लिया है, उसका आंसर निकाल लिया और कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए रेडी हो गए हैं। फिर भी अगर किसी का मिस हो गया लिखना, प्लीज थोड़ा पीछे लीजिए वीडियो, लिख लीजिए पॉज करके, और फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। वही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 2 का 7th सब क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? ये दोनों में डेल्टा TF का वैल्यू ज्यादा किसका होगा और क्यों होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनका मोलैलिटी दिया है और फॉर्मूला दिया, मोलैलिटी दिया, फॉर्मूला दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव अ हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड व्हाई दे आर गोइंग टू हैव, मतलब जिसका भी ज्यादा होगा, व्हाई इज इट गोइंग टू हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है 0.1 मोलाल NaCl और यहाँ क्या दिया 0.05 मोलाल Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक NaCl का टुकड़ा होगा तो एक Na प्लस बनेगा और एक Cl माइनस बनेगा, बराबर है। एक NaCl का टुकड़ा होगा तो एक Na प्लस और एक Cl माइनस। ठीक है, मतलब मैंने थेरोटिकल वैल्यू कितना लिया 1, थेरोटिकल 1 लिया ना बच्चों, लिया कितना 1, और बाद में कितना मिला मेरे को एक Na प्लस एक Cl माइनस, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है 2। देयरफॉर I का वैल्यू कितना है ऑब्जर्व्ड अपॉन थेरोटिकल, यानी कितना है 2/1, दैट इज I इज इक्वल टू 2। इस I इज इक्वल टू 2 से क्या पता है, मैं 0.1 मोलाल सॉल्यूशन लूंगा तो भी मेरे को मिलेगा कितना 0.1 का 2 टाइम्स, बराबर है। देयरफॉर एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 इंटू I, दैट इज 0.2 मोलाल। यहां तक क्लियर है क्या आप लोग? देखो 0.1 मोलार NaCl लिया, एक NaCl मैंने लिया तो थेरोटिकल वैल्यू 1 है, मैंने लिया, मैंने मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड वैल्यू का लिखा 1, मैंने एक ही लिया था, और वो NaCl का टुकड़ा हो गया, एक Na प्लस बना, एक Cl माइनस बना, मतलब टोटल आयंस कितने बने 2, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना हुआ 2। एक लिया था 2 बना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है जो नंबर पे डिपेंड करता है, तो नंबर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर therefore I is equal to observed upon theoretical, that is observed is 2 upon theoretical is 1, therefore I का वैल्यू है 1। यहां तक ठीक है। अब therefore actual concentration of NaCl is, actual concentration of NaCl is, therefore actual concentration of NaCl is 0.1 जो दिया हुआ है इंटू I का वैल्यू, दैट इज 0.2 मोलर। ठीक है, पक्का क्लियर है, 0.2 मोलर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए, किसके लिए? अपना Al2SO4 थ्राइस के लिए। Al2SO4 थ्राइस, एक Al2SO4 थ्राइस का टुकड़ा होगा
एक Al2SO4 थ्राइस का टुकड़ा होगा, बीच में लाइन और एक खींच रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। Al2SO4 थ्राइस का टुकड़ा होगा तो 2 Al बनेगा कि नहीं बनेगा? एक Al2SO4 में 2 Al है और साथ में SO4 की संख्या 3 है। अच्छा, इन पे चार्जेस जो भी हो, हमारा फोकस चार्ज पे नहीं है। Al का चार्ज है +3, SO4 का चार्ज है -2, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। थेरोटिकल वैल्यूज कितना है? मैंने कितना लिया? 1 लिया। एक ही Al2SO4 थ्राइस लिया, थेरोटिकल वैल्यू 1 है। और इन दोनों का नंबर ऑफ आयंस ऐड करोगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलेगा। कितना है? 2 + 3 दैट इज 5। समझ गए? यहां पे थेरोटिकल क्या था? 1, ऑब्जर्व्ड क्या था? 2। यहां पे थेरोटिकल 1 है, ऑब्जर्व्ड है 5। समझ गए? अब देयरफॉर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन थेरोटिकल कितना मिला? 5/1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है? I का वैल्यू 5 मिल गया। अब आगे, अब मेन चीज है, देयरफॉर एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.05। कहां से आया ये 0.05? ये दिया हुआ वैल्यू है बच्चों, 0.05 मोलाल Al2SO4 थ्राइस है ना। therefore the actual concentration is 0.05 into I, that is 0.05 into 5। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिलेगी 0.25 मोलाल। देखो NaCl में फाइनल वैल्यू क्या मिली एक्चुअल कंसंट्रेशन की? 0.2 मोलार। Al2SO4 थ्राइस में एक्चुअल कंसंट्रेशन मिला 0.25 मोलार। दोनों में से ज्यादा कौन? ये। समझ गए? अब ये जो Y है इसका आंसर भी मिल गया। Which of the following solutions will have higher freezing point depression? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 0.2 and 0.25. This is having higher concentration. So higher freezing point depression is observed in Al2SO4 thrice and Y का भी रीजन मिल गया। लिख लो प्लीज। ठीक है? हेलो बच्चों, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46, थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ सब क्वेश्चन कॉपी कर लिया मैंने, आप भी कर लीजिए फटाफट। देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशंस, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इसका क्या मतलब है पता है? मोलैरिटी ऑफ CaCl2 is equal to molarity of यूरिया, concentration measured in terms of molarity। ठीक है? at same temperature मतलब क्या? temperature of CaCl2 is equal to temperature of यूरिया are respectively। देखना वापस से, the osmotic pressure of CaCl2 and urea solutions at the same concentration लिख दिया मैंने, at same temperature उसका भी बात लिख दिया। R मतलब ये किसका वैल्यू है जो आगे दिया गया है? ये बीच का मत पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ते हैं। ये जो सर्कल किया ना उसको मत पढ़ो। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सॉल्यूशंस आर रेस्पेक्टिवली 0.605 एटमॉस्फेयर एंड 0.245 एटमॉस्फेयर। मतलब ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 कितना दिया गया है? पहले CaCl2 दिया है तो जो पहली वैल्यू होगी वो CaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा यूरिया दिया है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया होगा दूसरे नंबर पे वो होगा यूरिया का वैल्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज 0.245 एटमॉस्फेयर। यहां तक ठीक है? अब कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2 बच्चों एक बात सोच के देखो, जब दोनों का वैल्यू दे दिया है, वेंट ऑफ फैक्टर सिर्फ CaCl2 का क्यों पूछा है, यूरिया का क्यों नहीं पूछा? Because since urea is a non-electrolyte, I of urea is equal to 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना एक्सपेक्टेड था थेरोटिकल वैल्यू होगा नंबर ऑफ मोल्स का उतना ही ऑब्जर्व्ड होगा, मतलब एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम होगा वैल्यू। समझ गए? Since urea is a non-electrolyte, I of urea is 1। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या है अपना?
पाई इज इक्वल टू MRT बराबर। फिर बाद में हम लोग इसको वेंट ऑफ फैक्टर के बाद में ऐसे लिखने लग गए ना, पाई इज इक्वल टू IMRT, ठीक है। फॉर यूरिया क्या होगा, पाई यूरिया इज इक्वल टू आई यूरिया, यू लिख रहा हूं सिर्फ, M यूरिया एंड टेम्परेचर ऑफ यूरिया। समझ गए, ये हो गया समझो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा, पाई CaCl2 इज इक्वल टू ICaCl2 इंटू MCaCl2, R तो क्या कांस्टेंट है, TCaCl2। समझ में आ रही बात क्या चालू है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूंगा। यहां तक सब लोगों को क्लियर है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 एंड यूरिया सॉल्यूशंस आर रेस्पेक्टिवली, तो ये यूरिया का और CaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दिया। पाई वैल्यूज दोनों की मालूम है, ठीक है, दोनों का LHS मालूम है, फार्मूला का। नेक्स्ट एक काम करते हैं, ये CaCl2 को जैसे लिखा है वैसे ही यूरिया का भी लिखते हैं, वरना यूरिया बुरा मान जाएगा ना। IU वगैरह लिखा है ना, I यूरिया ऐसे लिख देंगे, I यूरिया इंटू M यूरिया इंटू R इंटू T यूरिया, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिनमें से क्या क्या सेम है ध्यान देते हैं। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2, मतलब क्या निकालना है, ICaCl2। क्या निकालना है, रुको ब्लू इंक से लिखता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा आपको। क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2, मतलब क्या निकालना है, ICaCl2। अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले फॉर्मूला में 5 टर्म है, दूसरे वाले फॉर्मूला में 5 टर्म है। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूंगा, टोटल मेरे पास टर्म हो जाएंगे 10। उनमें से पाई यूरिया मालूम है, पाई CaCl2 मालूम है, 10 में से एक मालूम है, दूसरा मालूम है आई यूरिया 1 होता है क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तीसरा मालूम है, ये कैलकुलेट करना है। मोलार मास ऑफ यूरिया, सॉरी मोलैरिटी, गलती से बोल दिया, मोलैरिटी ऑफ यूरिया और मोलैरिटी ऑफ CaCl2 मालूम है, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। देखना, पाई यूरिया मालूम है, CaCl2 वाला पाई मालूम है 2, आई यूरिया मालूम है 3, मोलैरिटी ऑफ यूरिया मोलैरिटी ऑफ CaCl2 ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी मालूम है ऐसा सोच लो क्योंकि इक्वल है, 5 हो गए। R तो कैंसिल ही होगा, T यूरिया T CaCl2 वो भी इक्वल है, मतलब बचेगा क्या, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, हमको CaCl2 का निकालना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 बोलेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अभी मैं इस साइड वाली वैल्यूज रब कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आपको एक स्टेप दिखाने के लिए। क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, पहले इक्वेशन 2 क्या है, पाई CaCl2 अपॉन पाई यूरिया। देखो बच्चों, दोनों का LHS बराबर से लिया है, मेरे को CaCl2 ऊपर चाहिए क्योंकि I का वैल्यू CaCl2 का निकालना है, तो वो न्यूमरेटर में रहेगा, तो इजी टू सॉल्व हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। I CaCl2 इंटू M CaCl2 इंटू R इंटू टेम्परेचर ऑफ CaCl2, ये हो गया न्यूमरेटर। देख लो डिनोमिनेटर, I यूरिया इंटू M यूरिया इंटू R इंटू T यूरिया। अब हमको क्या क्या पता है बच्चों, R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही टर्म है, टेम्परेचर ऑफ CaCl2 टेम्परेचर ऑफ यूरिया भी सेम है, मोलैरिटी और मोलैरिटी भी सेम है। अब बचा क्या, 1 2 3 4 टर्म्स बचा, मेरे को ICaCl2 निकालना है, बाकी के टर्म्स उस साइड ले लो। Therefore Ventov factor of CaCl2, बाकी तो सारे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स उड़ गए, 10 में से 6 टर्म्स गए, 4 बचे, ये वाला उधर भेज दो, क्या मिलेगा, I यूरिया इंटू
पाई CaCl2 अपॉन पाई यूरिया। अब मेरे को बताओ बच्चों, आई यूरिया का वैल्यू इधर क्या लिखा हमने, सिंस यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई यूरिया इज 1, ये 1 मालूम है। पाई ऑफ CaCl2 0.605, सीक्वेंस जैसा वाक्य दिया उसके हिसाब से सीक्वेंस देख लो, 0.605 न्यूमरेटर, पाई ऑफ यूरिया आएगा 0.245, डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। समझ गए? देयरफॉर क्या मिलेगी वैल्यू आपको, I of CaCl2 इज इक्वल टू, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको एग्जैक्टली? पक्का क्लियर है? ओके, पेज नंबर 46 थर्ड का फोर्थ सब क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे पहले मैंने गिवन लिखा था, फिर ये सॉल्व किया, और फिर इसके आगे का पॉइंट गिवन रब करके यहाँ पे लिखा है। तो आपने अगर गिवन नहीं लिखा है तो थोड़ा पीछे जाइए, गिवन लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर यहाँ आइए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।